हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। एंड आज मैं आप सभी को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से जो आपका 7th चैप्टर है फेडरलिज्म, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन करवाने जा रहा हूं। न्यू वीडियो है 2024-25 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। फ्री पीडीएफ नोट्स भी आप सभी को दे दिए जाएंगे जैसे कि आपको मिल ही जाते होंगे। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना हो तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है क्लास 11 ESP। यहाँ पे हम टाइम टू टाइम जो है पीडीएफ नोट्स को अपलोड करते रहते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब आपको पता होना चाहिए। एक इंट्रोडक्शन पे चलते हैं सबसे पहले। तो जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले लोग हैं, पॉलिटिकल साइंस की फील्ड में हुए हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी देश की गवर्नमेंट को जो है क्लासिफाई करते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। होता क्या है, कोई भी देश होता है, ठीक है, तो वहाँ पे स्टेट्स होते हैं, ठीक है, और एक होता है नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होती है। तो अगर मान लो स्टेट्स का जितना भी कंट्रोल है और पूरे नेशन का जितना भी कंट्रोल है वो एक ही गवर्नमेंट के पास होगा, तो वो क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट हो जाएगी, यानी कि सारी की सारी पावर एक ही गवर्नमेंट के पास है। लेकिन वहीं अगर फेडरलिज्म होगा, फेडरल सिस्टम होगा, तो क्या होगा, स्टेट और नेशनल लेवल की गवर्नमेंट के बीच का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा होगा। स्टेट्स के पास भी कुछ पावर होगी, नेशनल गवर्नमेंट के पास मींस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या फिर यूनियन गवर्नमेंट के पास भी कोई ना कोई पावर जरूर होगी। सो अ फेडरल गवर्नमेंट इज वन इन विच पावर आर डिवाइडेड, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ही यही होता है जहां पावर जो होगी गवर्नमेंट चलाने की वो डिवाइड हो जाती है। एक तो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट के पास होती है जो पूरे देश को कंट्रोल कर रही है, और एक हर स्टेट की अपनी इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स भी होती हैं जिनको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो आप सभी को मैं बताना चाहता था। अब मैं आपको फेडरलिज्म के मीनिंग में और थोड़ा सा डीप लेके जाऊंगा। तो इसमें क्या है, इंडिया की बात करें, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, फेडरलिज्म मींस दैट द पावर टू गवर्न इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि लोगों के ऊपर गवर्न करना, यानी कि लोगों के ऊपर अगर आपको रूल करना है, शासन करना है, तो जो गवर्नमेंट की पावर है वो डिवाइड हो जाएगी दो लेवल्स पर, एक सेंट्रल लेवल पर जिसको आप नेशनल लेवल कह सकते हो, और एक स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर। सिंपल है बिल्कुल। आप किसी ना किसी स्टेट से बिलोंग करते होगे, हो सकता है आप उत्तर प्रदेश से हो तो आपका एक चीफ मिनिस्टर होगा, हो सकता है आप हरियाणा से हो तो आपका चीफ मिनिस्टर होगा, आप दिल्ली से हो तो आपकी जो है अभी आतिशी चीफ मिनिस्टर है, हो सकता है इलेक्शन के बाद कोई और बन जाए। जब हम ये वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो भी इस लेवल पे, मतलब इस टाइम पे तो कोई और है, बाद में कोई और भी हो सकता है क्योंकि इलेक्शन बहुत पास है। ऐसे ही पंजाब का भगवंत मान, ठीक है, तो हर जगह जो है एक स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट होती है इंडिया में, और यही फेडरलिज्म का मीनिंग है। यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो कि मोदी जी की है फिलहाल। तो अगर हम ये वीडियो 2024 में देख रहे हैं या इवन 2025 में देख रहे हो, तो ये आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी की है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम्पल बताऊं तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है, तो इनको आप सभी जानते होंगे, एक फेमस पर्सनैलिटी है, इसीलिए मैंने इनका फोटो लगाया है। तो आप याद रख सकते हैं कि नेशनल लेवल पर मोदी जी वाली गवर्नमेंट होती है और स्टेट लेवल पर योगी जी वाली गवर्नमेंट होती है जो स्टेट्स को कंट्रोल करती है। अब योगी जी अपने स्टेट को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, भगवंत मान जी जो है वो अपने पंजाब को कंट्रोल करेंगे। ऐसे ही जो महाराष्ट्र है उसका कोई अलग सीएम होगा। तो जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी के अपने अपने एक चीफ मिनिस्टर्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को रन करते हैं। तो सिंपल सा मतलब समझ आ गया होगा आपको फेडरलिज्म का, कि जो गवर्नमेंट की पावर है वो सिंपली टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर, मींस जो आपका सेंट्रल लेवल होता है। सो आप देख लीजिए एक बारी और, टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरलिज्म। द फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री मींस द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड द सेकंड वन इज गवर्नमेंट फॉर प्रोविंसेस या फिर स्टेट लेवल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना अपने माइंड में जो मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं अब हम, चलिए। तो अब हम बात करेंगे जो इंडिया के अंदर फेडरलिज्म है उसके क्या फीचर्स हैं। सम मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। सो ड्यूअल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर,
इंडिया के अंदर क्या होता है, फेडरलिज्म ऐसा है कि गवर्नमेंट दो लेवल पर काम करती है। देयर आर टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट वन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट विच वन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड, लाइक मोदी वाली जो गवर्नमेंट है, मोदी जी वाली। और फिर है स्टेट गवर्नमेंट जो योगी जी वाली है, स्टेट लेवल पर होती है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो ये तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, पहला फीचर हो जाएगा। फिर है डिवीजन ऑफ पावर। इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो पावर को डिवाइड करता है अमंग द यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो होता क्या है कि जितने भी स्टेट्स होते हैं उनके पास एक लिस्ट होती है जिन टॉपिक्स के ऊपर वो क्या करते हैं, कोई भी कानून बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक लिस्ट होती है जिसके ऊपर कुछ टॉपिक्स लिखे होते हैं जिस पर वो कानून बनाते हैं। स्टेट वाली लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती और सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो सिंपली पावर डिवाइड हो जाती है कि भाई इन टॉपिक्स पर बनाने की पावर मेरे पास है, जो भी लॉ बनाना है, और इन टॉपिक्स पर मैं बनाऊंगा। तो देखो होता क्या है, तीन तरीके की लिस्ट होती है। ठीक है, लिस्ट तीन तरीके की होती है। पहली होती है यूनियन लिस्ट, जो कि नाम से पता चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर लॉ बना सकती है, जो मान लो फॉर एग्जांपल डिफेंस है, तो डिफेंस पूरी कंट्री के लिए होता है भाई, जो हमारी आर्मी है, डिफेंस है, मिलिट्री है, तो उसके ऊपर कोई भी लॉ बनेगा डिफेंस से रिलेटेड, या अभी मैं और भी आपको पूरी लिस्ट दिखाने जा रहा हूं थोड़ी देर में, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट के पास जैसे कि मान लो पुलिस का राइट होता है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज हर स्टेट के पास अपना पुलिस को संभालने का, कंट्रोल करने का राइट है, पुलिस से रिलेटेड जो भी मतलब ऑटोनॉमी होती है। फिर है कॉन्करेंट लिस्ट। ये क्या है, स्टेट वाली समझ आ गई होगी आपको, वो टॉपिक्स जिन पे स्टेट कानून बनाता है। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, लॉज बनाती है। कॉन्करेंट लिस्ट होती है जहां पर स्टेट और सेंट्रल दोनों कॉपरेशन के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ जो है कानून बनाएंगे। बट इन केस अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई सिचुएशन खराब होगी और बहसबाजी होगी, तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट बोलेगी वही सुना जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दी है। और इंडिया के अंदर सेंटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप देखोगे कि दोनों में से कौन सी गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है, तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज मच मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट्स, बिकॉज इन केस ऑफ इमरजेंसीज या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा, खासकर जब नेशनल इमरजेंसी, कोई थ्रेट हो, कोई बाहर से अटैक कर दे, तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इंडिया में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन चलता है भाई। इंडिया हैज वन कॉन्स्टिट्यूशन दैट अप्लाइज टू बोथ द यूनियन एंड स्टेट्स, चाहे यूनियन टेरिटरीज हो या स्टेट्स हो, हर जगह पर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। और आप एक चीज याद रख लेना, कोई भी पुराने मटेरियल से मत पढ़ना भाई। अगर जहां पर लिखा होगा कि जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलता, तो ऐसा नहीं है। अंटिल 2019 वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सीधा अप्लाई होता था, बट आफ्टर 2019 वी कैन से दैट जम्मू कश्मीर, जो बाद में अलग हुआ था, एक टॉपिक आएगा, उसके अंदर भी अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही चलता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फेडरलिज्म है इंडिया का बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि आप देखो पावर्स तो डिवाइडेड है, द स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सिबल, यानी कि जो भी अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करने हैं वो बहुत फ्लेक्सिबली हो सकते हैं, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, रिजिड नहीं है। लॉज को आप टाइम टू टाइम जो है अपडेट करते रह सकते हो। और इंडिया की जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि उसमें कोई भी गवर्नमेंट का जो पार्ट है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो, वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सबसे टॉप मोस्ट जो है अपीलिंग कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट है, जो कि स्टेट वर्सेस सेंटर, स्टेट वर्सेस स्टेट का जो मुद्दा होता है उसको रिजॉल्व करती है, और वो भी फेयरनेस के साथ। ठीक है, फिर है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। अब आप एक चीज यहां पे देखोगे कि हमारा इंडिया का जो फेडरलिज्म है, इसमें कुछ कुछ जगहों पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है पावर्स का, क्योंकि कुछ स्टेट्स हैं लाइक दोज इन द नॉर्थ ईस्ट। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, तो देखो मैंने आपके सामने मैप लगाया है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, इसको मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि इनके पास कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं जो बाकी स्टेट्स के पास नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी डाइवर्स नीड्स हैं, वहाँ की पॉपुलेशन कम है, वहाँ का डेवलपमेंट का लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, तो उनको एक स्पेशल राइट दिया गया है। आगे हम बात करेंगे उसके ऊपर। सबसे पहले एक लाइन लिखी हुई है, वो मैं आपको पढ़ के बताने जा रहा हूँ। आर्टिकल 1 ऑफ द Constitution of India called India, that is Bharat,
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सबसे पहला आर्टिकल ये लाइन कहता है, इंडिया जो है, जिसको आप हिंदी में भारत भी कहते हो, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि स्टेट से मिलकर एक यूनियन बना है, वो है हमारा भारत, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, यानी कि जिस टाइम पे हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए मूवमेंट चल रहा था, मैनी लीडर्स वांटेड दैट इन ऑर्डर टू रूल अ लार्ज कंट्री लाइक इंडिया, हमारे नेता लोग जो जितने भी थे नेता, वो ये चाहते थे अगर इंडिया जैसे बहुत बड़ी कंट्री को रूल करना है, सो इट वुड बी नेसेसरी टू डिवाइड द पावर्स और सब्जेक्ट्स इनटू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल्स, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, एक बंदा नहीं संभाल पाएगा सब कुछ, तो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी था, जरूरी था कि पावर को स्टेट और सेंट्रल लेवल पर डिवाइड किया जाए। ये हमारे नेताओं का मानना था, लीडर्स का। सो इंडियन सोसाइटी हैज रीजनल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, बिकॉज इंडिया जो है बहुत डाइवर्सिटी वाला देश है, यहाँ पे लैंग्वेजेस अलग अलग बोली जाती हैं, यहाँ पे कल्चर अलग अलग है। सो यहाँ पे सभी को अपना एक भाई अपॉर्चुनिटी मिले खुद को गवर्न करने की, दैट्स वाई स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी गई कि आप अपना अपना स्टेट संभालिए। तो ये था भाई सिंपल सा टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म, जहां हमने बात करी हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, और इसके अलावा हमारी जो पावर्स हैं वो डिवाइड है यूनियन लेवल पर, स्टेट लेवल पर और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट का नाम मैंने आपको बताया था। फिर है देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। अब आप सोचोगे सर तीसरी वाली तो आपने बताई नहीं, तो तीसरी वाली गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। जो आपका विलेज एरिया होता है वहाँ पे पंचायत होती है, ठीक है। जो आपका अर्बन एरिया होता है वहाँ पे आपकी नगर पालिका होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसको आप इंग्लिश में कहते हो, ठीक है। तो वो अभी एक आपका सेपरेट चैप्टर आएगा लोकल गवर्नमेंट वाला, वहां पे हम समझेंगे उसको। अभी आप सिर्फ फेडरलिज्म पे इतना ही ध्यान दो कि एक तो सेंट्रल और स्टेट। अब मैं आपको बताता हूं जो 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं जिसके ऊपर कानून बनाए जाते हैं। तो यूनियन लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस पर कानून बना सकती है, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी है अगर टॉपिक, एटॉमिक एनर्जी है, फॉरेन अफेयर्स हैं, वॉर एंड पीस से रिलेटेड कोई भी बातें हैं, बैंकिंग है, रेलवेज है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज हैं जो पोस्ट ऑफिस वगैरह होते हैं, एयरवे है, जितने भी पोर्ट हैं हमारे, फॉरेन ट्रेड है, करेंसी है, कॉइनेज है, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। अब स्टेट लेवल के पास क्या क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं स्टेट के पास, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई कानून बनाना है, पुलिस जो होती है वो स्टेट के अंडर होती है, प्रिजन्स यानी कि जो जितने भी जेल वगैरह होते हैं, हर स्टेट की अलग जेल होती है अपनी, फिर है लोकल गवर्नमेंट जो है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पब्लिक हेल्थ का जो सेक्टर होता है, फिर लैंड का जो एरिया है यानी कि जो जमीन है, लिक्वेयर है वो स्टेट का टॉपिक है, दारू वगैरह, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, लाइफ स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विसेज भी होती हैं, जैसे एक होती है ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस वगैरह जिसमें आते हैं, वैसे ही हर स्टेट के अपने भी एक मतलब पब्लिक सर्विसेज होती हैं जिसको स्टेट पीसीएस कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। सो स्टेट लिस्ट के ऊपर नॉर्मली ओनली द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन दीज मैटर्स, जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं वो यहाँ पे कानून बनाती हैं, ठीक है। फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट का टॉपिक, इसमें क्या है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों मिलकर जो है कानून बना सकते हैं। सो जैसे कि इसमें एजुकेशन है या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चर क्योंकि स्टेट का वो हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। फिर है फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियंस हैं, एडल्ट्रेशन है, मिलावट वगैरह से रिलेटेड कोई कानून है, एडॉप्शन एंड सक्सेशन है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स के ऊपर दोनों मिलकर काम करते हैं, एजुकेशन वगैरह को कैसे प्रमोट करना है और ये सारी चीज़ें दोनों मिलकर करते हैं। सो बोथ द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन मेक लॉज ऑन दीज मैटर्स, चाहे तो वो यूनियन लेवल पर लोकसभा वगैरह में भी बन सकता है कानून, या फिर वो स्टेट यानी कि विधानसभा जो होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं स्टेट्स की, वहाँ भी बन सकता है। अब हम बात करेंगे फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन सिंपल वर्ड्स, यानी कि बहुत ही आसान भाषाओं में मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि हमारा जो फेडरलिज्म है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर कुछ कुछ तो ऐसे फीचर्स हैं जो फेडरल वाले होते हैं और कुछ कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो यूनिटरी वाले भी होते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आप देखो फेडरल वाले समझो क्या है। तो हमारे यहाँ पे
फेडरलिज्म का मीनिंग हमने ये समझा था ना कि जहां दो पार्ट्स में पावर डिवाइड हो रही है, तो डिवीजन ऑफ पावर है हमारे देश में। पावर इज शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स थ्रू यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये आपका सबसे पहला फीचर हो जाएगा। फिर उसके बाद है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो भाई, जहां भी फेडरलिज्म होता है वहां पे बहुत जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन जरूर हो, वो भी रिटन में। सो हमारा एक डिटेल में रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि पावर्स को डिफाइन करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। फिर है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर फेडरलिज्म को अच्छे से फॉलो करवाना है तो बहुत जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर माना जाए। तो आपका जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ऊपरी लॉ माना जाता है, जो कि सेंटर और स्टेट लेवल पे दोनों को फॉलो करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जो भी जाएगा वो बिल्कुल भी इनवैलिड हो जाएगा। फिर हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है भाई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेंटर और स्टेट लेवल के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करती है। फिर उसके बाद है बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, लोकसभा जिसको पीपल्स रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है, राज्यसभा जहां पर स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहां पर भी क्लियरली फेडरलिज्म देखने को मिल रहा है। फिर है ड्यूअल गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर सेंट्रल और स्टेट दो लेवल की गवर्नमेंट होती हैं, दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फिर है अमेंडमेंट का प्रोसेस। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो कुछ कुछ चेंजेस ऐसे हैं जहां पर स्टेट्स का अप्रूवल भी चाहिए होता है। तो इधर भी पता चल रहा है कि फेडरलिज्म है, यानी कि यहां पे पावर एक के पास नहीं है। अब हम बात करेंगे यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यूनिटरी में क्या होता है, मैंने आपको बताया था शुरुआत में, अगर आप याद करें, जहां एक ही बंदा सारी पावर दिखा रहा हो अपने पास। तो एक तो स्ट्रॉन्ग सेंटर है भाई, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है स्टेट्स के मामले में। अगर आप देखो स्टेट से ज्यादा, खासकर इमरजेंसी का टाइम होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत पावर आ जाती है। फिर है सिंगल सिटीजनशिप। अब हमारे इंडिया में ऐसा तो है नहीं उत्तर प्रदेश की अलग नागरिकता हो सिटीजनशिप और इंडिया की अलग हो, है ना भाई, सिंगल सिटीजनशिप है, तो ये भी यूनिटरी वाला फीचर हो जाएगा। फिर है ऑल इंडिया सर्विसेज। जो ऑफिसर होते हैं जैसे आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस है, वर्क अंडर बोथ सेंटर एंड स्टेट बट आर कंट्रोल्ड बाय द सेंटर। अब आईएएस ऑफिसर काम तो स्टेट्स में जाके भी करते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी यूनिटरी है ना, एक ही बंदा कंट्रोल कर रहा है। फिर है यूनिफाइड जुडिशरी। देयर इज अ सिंगल जुडिशियल सिस्टम लेड बाय द सुप्रीम कोर्ट विद नो सेपरेट स्टेट कोर्ट्स। अब होता क्या है कि भाई सुप्रीम कोर्ट सारी पावर अपने पास रखता है, कोई भी मुद्दे को पलट सकता है, तो ये भी यूनिटरी है भाई। इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें तो अगर कोई नेशनल इमरजेंसी है, कोई स्टेट इमरजेंसी है, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी है हमारे देश के ऊपर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट की पावर्स को अपने हाथ में ले सकती है और अपने अकॉर्डिंगली काम कर सकती है। फिर है गवर्नर का क्या रोल होता है, देखो द गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंटर कैन इन्फ्लुएंस स्टेट मैटर्स। अब देखो जो गवर्नर है उसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं सेंटर का ही एक बंदा हुआ, तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकता है भाई स्टेट के मामलों को। फिर है पावर टू क्रिएट चेंज स्टेट्स। जो पार्लियामेंट है वो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकता है और उसकी बाउंड्रीज को बदल सकता है, या फिर स्टेट को नया स्टेट बना सकता है। फिर है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे इंडिया में, स्टेट्स तो बहुत सारे हैं पर सबका कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल ही है। अब हम बात करेंगे वाई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडियन यूनियन। हमारे इंडिया में हमको एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर ऐसा क्या था, ये हमें समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। और वो बैकग्राउंड है ड्यूरिंग द पार्टीशन। जब हमारे इंडिया का पार्टीशन हो रहा था सो हमारा इंडिया कैसा लगता था, येलो कलर में जो आपको नजर आ रहा है ये वो एरियाज हैं जो ब्रिटिश इंडिया के थे, यानी कि जहां जहां पर ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल बना रखा था। फिर आपको जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है ये वो एरियाज हैं जो प्रिंसली स्टेट्स हैं। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब है जो राजा महाराजाओं के अंडर में जो जगहें होती थी। तो आप अगर देखोगे तो बड़ी बड़ी जगहें जो हैं वो प्रिंसली स्टेट्स के पास में हैं। और अगर आज ये प्रिंसली स्टेट्स अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री बना देते तो सोचो हमारे इंडिया का क्या हाल होता, ये तो बिल्कुल खोखला हो जाता हमारा देश भारत। तो ये इंडिया को कैसे हमने जोड़ा, एक पूरा इंडिया बनाया ऊपर से लेके नीचे तक। आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर अलग हो जाता, राजपूताना अलग हो जाता, गुजरात अलग हो जाता, हैदराबाद अलग हो जाता, मैसूर अलग हो जाता, तो हमारा देश बचता कैसे भाई। आपको दिल्ली से राजस्थान जाने के लिए वीजा चाहिए होता, पासपोर्ट चाहिए होता, तो कैसे चलता। तो ये इतना सब कैसे हुआ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि क्लास 12th में जब आप जाओगे ना
तो पॉलिटिकल साइंस के पहले ही चैप्टर में आपको मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ बहुत डिटेल में कि ये सब हुआ कैसे था। अभी हमारा टॉपिक इतना है कि हमें जब ये सब कुछ बिखरा हुआ था, तो इस वजह से एक सेंट्रल गवर्नमेंट जब आएगी तो वो सब चीज़ को कंट्रोल करके रखेगी ना भाई, क्योंकि इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत डाइवर्स कंट्री है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उन्होंने इस चीज़ को सोच लिया था कि दैट सच अ लार्ज कंट्री could be controlled only by a strong central government। इतने बड़े कंट्री को सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर सकती है। सो एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, जब हम आज़ादी के बिल्कुल टाइम पे थे, सो देयर वर मोर देन 500 नेटिव प्रिंसली स्टेट, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाए ब्लू कलर में। अगर वो प्रिंसली स्टेट्स अलग हो जाते तो हमारा बहुत ज़्यादा हाल बुरा हो जाता। तो इस वजह से हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दैट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। वो कौन से प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं हमारे देश भारत में। तो देखिए, हमारा जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल रखता है पूरा स्टेट की बाउंड्रीज के ऊपर। कोई भी स्टेट है मान लो, कैसे देखो, द एग्जिस्टेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी स्टेट्स डिपेंड ऑन पार्लियामेंट्स अथॉरिटी। पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को छोटा कर सकता है, किसी स्टेट को बढ़ाकर दूसरे की स्टेट की जमीन लेकर बड़ा कर सकता है। तो पार्लियामेंट कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग और यूनाइटिंग टेरिटरीज, यानी कि एक राज्य में से सेपरेट करके दो राज्य बना सकता है जो हमारा पार्लियामेंट है। और आल्टर स्टेट बाउंड्रीज और रीनेम अ स्टेट, अगर किसी स्टेट का नाम बदलना है या बाउंड्रीज को ऑल्टर करना है तो वो वाला राइट भी पार्लियामेंट के पास है। अब है इमरजेंसी प्रोविजंस। आप देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और कौन कौन से प्रोविजंस हैं। तो इमरजेंसी प्रोविजंस कैन टेम्पररी कन्वर्ट इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर इनटू अ सेंट्रलाइज्ड वन। अगर जब इमरजेंसी आती है तो पार्लियामेंट जो है वो स्टेट के मैटर्स पे भी कानून बना सकता है, स्टेट की सारी पावर छीनकर अपने अकॉर्डिंगली काम कर सकता है। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट अज्यूम्स यूनिफाइड पावर टू मैनेज द सिचुएशन लीगली। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी पावर छीन लेती है स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एन इमरजेंसी। फाइनेंशियल पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल पावर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो जितने भी की रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम्स होते हैं लाइक द इनकम टैक्स, कस्टम, ड्यूटीज, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही होते हैं, इनकम टैक्स वगैरह। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा फाइनेंशियली पावरफुल है और दिस इंश्योर्स फिस्कल डोमिनेंस ऑफ द सेंट्रल ओवर द स्टेट्स। और इसी वजह से हर एक स्टेट डिपेंडेंट रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसा देगी। अब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट इन इंडियाज फेडरल सिस्टम। हमारा जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है इसमें बहुत बारी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं भाई, और वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं, किस टॉपिक पे होते हैं, वो मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन अ लॉट ऑफ पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि अभी तक हम देखते आ रहे हैं भाई कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर है, वाइल द गवर्नेंस ऑफ स्टेट्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो लेकिन फिर भी स्टेट की जो गवर्नेंस है उसको चलाने का काम स्टेट गवर्नमेंट्स का ही होता है। बट टाइम टू टाइम क्या होता है, द स्टेट्स कीप डिमांडिंग मोर ऑटोनमी। लेकिन कुछ स्टेट्स बहुत परेशान रहते हैं, चाहते हैं हमें कुछ और पावर दे दो, थोड़े से स्पेशल प्रोविजंस और दे दो, तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो स्टेट्स कीप डिमांडिंग मोर राइट्स। हर स्टेट चाहता है कि मेरे पास थोड़े से और ज़्यादा राइट्स हों, थोड़े से और ज़्यादा राइट्स हों। तो अब यही मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले स्टेट्स चाहते हैं फाइनेंशियल ऑटोनमी। द इनकम रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट्स आर लिमिटेड। आपको पता है ज़्यादातर इनकम के रिसोर्सेज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। सो होता क्या है कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, तो स्टेट ये चाहते हैं कि आपको और ऑटोनमी मिले, स्टेट्स को इनकम के मामले में थोड़ा सा और पावरफुल बनाया जाए। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनमी। स्टेट गवर्नमेंट चाहती हैं कि वो और ज़्यादा उनको पावर मिले, ऑटोनमी मिले इन द मैटर ऑफ डेली एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट्स वांट मोर पावर एंड पावर्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट चाहती है जितने भी ऑफिसर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पर चल रहे हैं ये हमारे इशारों पर चलें, सीधी से भाषा में बताऊं तो। फिर है कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक इशूज़। बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि हिंदी लैंग्वेज को अपोज करते हैं, जो कि मान लो कर्नाटक हो गया, सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में आ रहा है कर्नाटक। जो राज्य है कर्नाटका,
ये क्या है, हिंदी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब मेजोरिटी ऑफ द जो लोग हैं वो हिंदी को पसंद नहीं करते। साउथ इंडिया में आप चले जाओगे हिंदी नहीं पसंद की जाती भाई इतनी। तो होता क्या है, वो क्या करते हैं कि चाहते हैं कि हमारी ही सिर्फ जो लैंग्वेज है उसको प्रमोट किया जाए, वो ही सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा दिखे और हिंदी में ज़्यादा कुछ मत करो। अब मैं आपको बताऊंगा रोल ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट्स रूल। ये दो टॉपिक हैं, गवर्नर का क्या रूल होता है और प्रेसिडेंट्स का रूल क्या कहलाता है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, जो गवर्नर है ना, इस बंदे का रोल काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल होता है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है, क्योंकि गवर्नर्स आर नॉट इलेक्टेड। गवर्नर्स का इलेक्शन सुना है कभी आपने कि मैं वोट डालने जा रहा हूं या जा रही हूं, आज मैं गवर्नर को इलेक्ट करूंगी अपने स्टेट के लिए, ऐसा नहीं होता ना। दे आर अपॉइंटेड नॉट इलेक्टेड, ठीक है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो मैनी गवर्नर्स आर फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स और पॉलिटिशियंस। अब दिक्कत तो सारी यही आती है ना। अब मान लो किसी स्टेट का गवर्नर पिछला पॉलिटिशियन रह चुका है कांग्रेस का या बीजेपी का, तो वो तो उस स्टेट में अपनी आइडियोलॉजी चलाएगा ना। सो एक्शंस ऑफ गवर्नर्स आर ऑफन सीन एज इंटरफेरेंस बाय द सेंटर इन द स्टेट अफेयर्स। सबसे बड़ा एक एग्जांपल आ रहा है मेरे दिमाग में इस टाइम पे दिल्ली का, क्योंकि हम भी दिल्ली से ही हैं भाई। तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर थे फॉर्मर अरविंद केजरीवाल जी, वो कहते थे हमें हर चीज़ के लिए जो है भाई गवर्नर जी के पास जाना पड़ता है, और जो एलजी हैं वो ही सब करते हैं, और एलजी तो बीजेपी जी, मतलब एलजी जो है वो बीजेपी के सुनते हैं, वो तो बीजेपी के हैं। तो ऐसा कंट्रोवर्शियल रोल है ही गवर्नर का कि वो बंदा जितना भी चाहे उसको कोई ना कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी से जोड़ ही दिया जाता है। सो टेंशंस इंक्रीज व्हेन डिफरेंट पार्टीज आर इन द पावर एट द सेंट्रल एंड स्टेट। सो अब सेंट्रल लेवल पर अलग पार्टी है, स्टेट लेवल पर अलग पार्टी है। अब मान लो कि भाई दोनों की आइडियोलॉजी अलग है पार्टीज की, और गवर्नर सेंट्रल वाला है, तो भाई दिक्कत तो देगा वो। सरकारिया कमीशन 1983-1988, सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया, एक कमीशन बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि ये कहती है गवर्नर्स शुड बी नॉन पार्टीसन टू अवॉइड पॉलिटिकल बायस। जो गवर्नर होते हैं वो किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं होने चाहिए पास्ट में, अगर आपको आगे चल के कोई दिक्कत का सामना नहीं करना। अब अगला टॉपिक है प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356। सो करेंटली आवर प्रेसिडेंट इज मिसेस द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अभी वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति आप कह सकती हैं। फिर है ये है अप्लाइड। अब देखो प्रेसिडेंट्स का रूल क्या होता है, कोई भी स्टेट है, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल है, ठीक है, थोड़ा और भी देते हैं ना एग्जांपल आपको। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी है, अब वो दीदी जी सही सरकार नहीं चलाएंगी ना अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो होगा क्या, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको टेक ओवर कर लिया जाएगा बाय द यूनियन गवर्नमेंट। और होगा क्या, रिक्वायर्स पार्लियामेंट्स अप्रूवल एंड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 ईयर्स। पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद इसको 3 साल तक भी आगे बढ़ाया जाता है, और प्रेसिडेंट का रूल आ जाता है। फिर वहाँ पे कोई गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट फंक्शनिंग नहीं रहती, प्रेसिडेंट का सीधा रूल चला जाता है। फिर वहाँ पे ये जब ही होता है जब कोई स्टेट में बहुत ज़्यादा केओस है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अब प्रेसिडेंट रूल जो है इसके लिए कुछ कंट्रोवर्शियल बातें भी हैं। कैसे, स्टेट गवर्नमेंट्स वर डिसमिस्ड इवन विद मेजोरिटी सपोर्ट। हुआ क्या था एक टाइम पर 1959 में केरला के अंदर जो है कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी एक बारी, कांग्रेस को पसंद नहीं आया, तो इस पावर का मिसयूज करते हुए वहां की गवर्नमेंट को डिसमिस करवा दिया। दैट इज कंप्लीटली टोटली रॉन्ग, ठीक है, अनएथिकल। समटाइम्स डिसमिस्ड ऑकर्ड विदाउट टेस्टिंग मेजोरिटी सीन आफ्टर 1967। कभी कभी ये भी देखा गया कि भाई कुछ कुछ समय में ऐसा हुआ कि डिसमिसल ऑकर्ड विदाउट टेस्टिंग एंड मेजोरिटी, कि भाई मेजोरिटी को भी नहीं देखा और सीधा स्टेट को जो है वो हटा दिया, स्टेट गवर्नमेंट को। सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट जुडिशरी कैन एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ सच डिसमिसल्स। अब सुप्रीम कोर्ट क्या है, इस चीज़ को एग्जामिन करेगी कि ये जो डिसमिसल हो रहे हैं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को, अगर आप हटा रहे हो तो उसको एग्जामिन तो करो वो कितना वैलिड है, कि क्या पता कोई अपने फ़ायदे में, अपनी जेलेसी के वजह से जो है कभी ऐसा तो नहीं कर रहा कोई को, मतलब होते हैं भाई लीडर्स बायस्ड भी होते हैं। डिमांड्स फॉर न्यू स्टेट्स। अब देखो भाई इस टॉपिक को समझ लेते हैं, नए स्टेट्स बनाने की डिमांड भी चलती रहती है। देखो सबसे पहला यहाँ पे हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है, नेशनल मूवमेंट एंड यूनिटी। तो इसका मतलब है जिस टाइम पे हमारा देश आज़ाद नहीं था, जो मूवमेंट चल रही थी वो नेशनल मूवमेंट कहलाती है। सो नेशनल मूवमेंट में यही प्रमोट किया गया कि बोथ पैन इंडियन यूनिटी एंड रीजनल आइडेंटिटीज बेस्ड ऑन लैंग्वेज कल्चर एंड रीजन। हमारी जो आइडेंटिटी है
ठीक है, वो हमारे लैंग्वेज से भी जुड़ी है, हमारे कल्चर से भी जुड़ी है। सो जो ये मोमेंट जब चल रहा था तो हम ये यही चाहते थे भाई, हमारे जो लीडर्स हैं, कि एक तो डेमोक्रेसी हो हमारे देश में, ठीक है, और जो स्टेट्स, नए स्टेट्स बनेंगे भाई। उस टाइम पे जो हमारा इंडिया था वो क्या था, एक तरीके से आज़ाद नहीं था। तो हमने एक विज़न लिया कि जब भी आज़ाद होगा तो हम कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज़ को ध्यान में रखते हुए नए स्टेट्स बनाएंगे जब हमारा कंट्रोल आएगा इंडिया के ऊपर। फिर दूसरा है पोस्ट इंडिपेंडेंस डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट्स। हुआ क्या कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो प्रॉब्लम हो गई ज़्यादा, क्योंकि भाई मैंने आपको बताया था ना, हमारा देश बिल्कुल टुकड़ों में बटा हुआ था, कहीं पे कोई राजा, कहीं पे कोई राजा। अगर हम सबको राइट दे देते भाई आप अपनी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना लो, तो ऐसे तो पता नहीं कितने स्टेट बन जाते हमारे, फिर हमारी इंटीग्रिटी, हमारी जो यूनिटी है उसको खतरा था। हुआ क्या, 1953 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को बनाया गया कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना है, कैसे करना है वो ये देखेगा कमीशन। फिर 1956 में मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बिगेन बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज। तो अब 1956 में क्या हुआ, जो स्टेट्स हैं उनका रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया ऑन द बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, लैंग्वेज के बेसिस पर। सबसे पहले जो स्टेट बना था वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं कौन कौन से कुछ मेन नाम हैं स्टेट्स के जिनको रीऑर्गेनाइज किया गया था। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र बना था, पहले ये एक ही था, इसमें से दो स्टेट्स बने। फिर पंजाब और हरियाणा सेपरेट हुए 1966 में, पहले ये भी एक ही में थे। फिर है 1970s में क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा इंडिया का, वहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन का काम चला, जहाँ पर जो है आपका मणिपुर बना, त्रिपुरा बना, मेघालय बना, फिर है मिजोरम बना, अरुणाचल प्रदेश बना, ठीक है। तो ये रीऑर्गेनाइजेशंस मेन जो नाम है मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद कुछ और भी आप कह सकते हो मतलब स्टेट्स बने, जैसे सन 2000 में, ईयर 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आ रहा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ये सेपरेट हो गए, बिहार और झारखंड सेपरेट हो गए। ये एक ही थे सब कुछ पहले, लेकिन सेपरेट हो गए। फिर 2014 में तेलंगाना सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन सेपरेशन चलता रहा टाइम टू टाइम, कहीं लिंग्विस्टिक या कहीं रिसोर्सेज की वजह से, बहुत सारे रीज़न होते हैं। इनिशियली ये लिंग्विस्टिक था इसका बेस। ऑनगोइंग स्टेटहुड डिमांड, अगर आज की डेट में बात करें कौन सा है वो स्टेट जहाँ पे और नए स्टेट बनाने की डिमांड है, तो वो है विदर्भ। विदर्भ इन महाराष्ट्र स्टिल डिमांड सेपरेट स्टेटहुड। जो विदर्भ नाम की जगह है महाराष्ट्र के अंदर, वो चाहते हैं कि हमारा विदर्भ नाम से अलग एक स्टेट बनाओ। ये देखिए, ये है विदर्भ जो आपके मैप पे आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, ये विदर्भ है। ये चाहते हैं हमें अपना अलग स्टेट मतलब बना के दो, हम वहाँ पे अपने हिसाब से रहेंगे। अब है इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स इन इंडिया। दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स कोई होते हैं तो उसको इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स कहा जाता है। कौन कौन से हैं, एक तो बॉर्डर को लेके डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है। स्टेट्स क्लेम टेरिटरीज बिलोंगिंग टू नेबरिंग स्टेट्स। मान लो एक ये स्टेट है, एक ये स्टेट है, ओके, फॉर एग्जाम्पल बस मान लो ये स्टेट कह रहा है कि भाई यहाँ की इतनी जो बाउंड्री है ना ये मेरी है, ये कह रहा है ये वाली जो बाउंड्री है ये मेरी है, तो इसको लेकर भी पंगा चलता है। एग्जाम्पल के लिए बेलगाम डिस्प्यूट बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, इसमें से भाई बेलगाम नाम की जो जगह होगी वो कहते हैं ये हमारा है, वो कहते हैं ये हमारा है। मणिपुर नागालैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, मणिपुर वाले कुछ कहते हैं ये पार्ट हमारा है, नागालैंड वाले कहते हैं हमारा है। पंजाब हरियाणा का डिस्प्यूट है ओवर दी चंडीगढ़, ठीक है, जो कि कैपिटल सिटी है। सो 1985 में क्या हुआ था, राजीव गांधी जो हमारे पीएम थे, उन्होंने एग्रीमेंट किया था टू ट्रांसफर चंडीगढ़ टू पंजाब, कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को ट्रांसफर कर दूंगा, बट इट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड। बट ये हुआ नहीं, सिर्फ उन्होंने एग्रीमेंट करा, बट ऐसा हुआ नहीं कुछ असलियत में। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे रिवर वाटर को लेकर भी डिस्प्यूट्स रहते हैं कि कौन सा स्टेट कितना पानी रखेगा, क्योंकि आप देखोगे भाई एग्रीकल्चर के लिए भी पानी चाहिए होता है और पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर भी चाहिए होता है, तो रिवर का वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है डिस्प्यूट का। एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है कावेरी रिवर का डिस्प्यूट है जो कि तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में है, कि कावेरी रिवर का पानी कौन कितना रखेगा। फिर है नर्मदा रिवर का डिस्प्यूट जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 3 स्टेट्स के बीच में है, ठीक है। तो वाटर डिस्प्यूट्स ऑफन एस्केलेट टू द सुप्रीम कोर्ट डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ रिवर वाटर ट्रिब्यूनल्स। जो वाटर के जो इशू हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं सीधा,
जबकि रिवर वाटर ट्रिब्यूनल्स बना रखे हैं, आपका कोई इशू है तो आप वहां जा सकते हो, लेकिन लोग वहां नहीं जाते। स्टेट सीधा का मतलब सीधा सीधा कहां जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर का मैटर क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो प्रिंसली स्टेट्स थे जो मैंने आपको बताया था इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले, उसमें से आपका जम्मू कश्मीर भी था। सो इसका इंडिया में एक्सेशन कैसे होता है, देखो, जम्मू एंड कश्मीर वॉज प्रिंसली स्टेट विद द ऑप्शन टू ज्वाइन इंडिया पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। अंग्रेजों ने इनको पूरा पूरा राइट दिया था कि आप चाहो तो इंडिया में आ जाओ, चाहो तो पाकिस्तान में चले जाओ, चाहो तो अपना इंडिपेंडेंट एक देश बना लो जम्मू कश्मीर नाम से। हुआ क्या, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने अपने कुछ ट्राइबल फोर्सेस को भेज दिया कश्मीर को कैप्चर करने के लिए। आतंकवादी समझ लो यार, सारे आतंकवादी हैं। तो उन्होंने क्या करा, कोई झुंड भेज दिया अपना, जाओ और वहां दहशत का माहौल फैलाओ और कश्मीर को कैप्चर करके आओ। अब हुआ क्या, उस टाइम पे कश्मीर का जो राजा था उसका नाम था महाराजा हरि सिंह। अब उन्होंने ये सोचा कि यार मैं अकेला तो इनसे निपट नहीं पाऊंगा पाकिस्तानियों से, तो इंडिया की जरूरत है। लेकिन ये याद रखना, उस टाइम पे इनको एक ऑप्शन दिया गया था कि आप इंडिया से अलग भी रह सकते हो, पाकिस्तान में भी जा सकते हो और इंडिपेंडेंटली भी रह सकते हो। तो अब ये बंदा कंफ्यूज हो गया कि क्या मैं इंडिया के पास जाऊं, क्या वो इंडिया वाले मेरी मदद करेंगे। हुआ क्या, तो भाई इंडियाज हेल्प इसने मांगने की कोशिश करी एंड साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ज्वाइनिंग इंडिया। एक डॉक्यूमेंट था जिसके ऊपर साइन करके आप इंडिया में ज्वाइन हो सकते थे। तो इस बंदे ने साइन कर दिया कि मैं इंडिया में ज्वाइन करता हूं जम्मू कश्मीर को और मेरी हेल्प करो, ये जो पाकिस्तानी आए हैं इनको भगाओ। सो ये जो बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहे हैं, ये राजा हरि सिंह है, महाराजा हरि सिंह, जो कि साइन करते हैं और उसके बाद इंडिया में शामिल हो जाते हैं ऑफिशियली। होता क्या है, फिर जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया क्योंकि उसके हालात बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे। तो जम्मू एंड कश्मीर को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी गई, पावर दे दी गई थ्रू दी आर्टिकल 370। ये आर्टिकल 370 बहुत कंट्रोवर्शियल रहा क्योंकि अब होता क्या था कि इनको थोड़ी सी स्पेशल पावर दे दी गई। कैसे, कोई भी यूनियन या फिर कॉन्करेंट लिस्ट का टॉपिक है जिस पे कानून बनाना है, उस पे कानून सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती भाई, पहले स्टेट का कंसेंट चाहिए होगा। जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है ना, वो पहले अपना कंसेंट देगा जब भी आप कुछ कर सकते हो। एंड बाकी जो स्टेट्स हैं उनके लिए क्या था कि भाई वही नॉर्मल, यूनियन वाले पे यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट वाले पे स्टेट बनाएगी और दोनों मिलकर भी बना सकते हैं। बट जम्मू कश्मीर के मामले में चाहे तीनों में से कोई सी भी लिस्ट हो, लेकिन पहले स्टेट की माननी पड़ेगी, दैट इज जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है उसको पहले सुनना पड़ेगा। फिर थोड़ा और भी इनका कंट्रोवर्शियल है भाई मामला कि इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी था। अब आप सोचो, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह चलता है ना, जम्मू कश्मीर का पहले अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना खुद का फ्लैग भी था इनका, जो आप देख सकते हो मेरे सामने, ये फ्लैग था। इतनी छूट किसी को मिलती है बताओ, अपने इंडिया में रहते हुए आप अलग फ्लैग लहरा रहे हो और तिरंगे की इज्जत नहीं कर रहे हो। तो प्रेसिडेंट जो है कुड इश्यू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स ओनली विद जम्मू कश्मीर कंसेंट टू एक्सटेंड इंडियन लॉज देयर। इंडिया का कोई भी लॉ है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी ऑर्डर है, वो जब भी वहां पे अप्लाई होगा जब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट कहेगी और चाहेगी। अब हुआ क्या भाई, कोई भी इमरजेंसी नहीं लगा सकते आप जम्मू कश्मीर में, इंटरनल इमरजेंसी भी है तो आप जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर की, उसके परमिशन के बिना नहीं लगा सकते। हर काम के लिए पुलिस भी उनकी अपनी होगी, आर्मी का इंटरफेयर नहीं होगा। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं जो हमने चैप्टर 1 में पढ़े थे, वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होते। तो हुआ क्या, जो इंडिया के अमेंडमेंट होते हैं, अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नीडेड जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट्स अप्रूवल टू अप्लाई। अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए भी जम्मू एंड कश्मीर के पहले आपको जाके अप्रूवल लेकर आना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप कुछ करोगे। हर मामला जम्मू एंड कश्मीर पे आके अटका हुआ था, तो इतनी आतंकवाद फैल गया था इसकी वजह से। अब आती है हमारी मोदी गवर्नमेंट, इन्होंने देखा कि भाई इतने सालों से ठीक है लोग परेशान हो रहे हैं, अलग अपना झंडा फहरा रहे हैं और क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है सभी, और वहाँ पे इंडिया का बहुत जो मतलब तिरंगा है उसका अपमान हो रहा है, आतंकवादी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, आम लोगों को मारा जाता है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा,
एंड ऑफ द स्पेशल स्टेटस, जम्मू कश्मीर की जितनी स्पेशल पावर थी वो बिल्कुल खत्म कर दी गई। जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 में, जहां पे आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल प्रोविजन था वो हटा दिया गया। जितनी भी चीजें थी ना पीछे मैंने आपको बताई थी ऑटोनॉमी पावर्स, वो सब खत्म। अब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। पहले तो जम्मू एंड कश्मीर एक ही स्टेट आता था, अब क्या है, जम्मू एंड कश्मीर अलग हो गया जो एक यूनियन टेरिटरी है, और लद्दाख उसी में से निकालकर एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई। और ये जो नया अरेंजमेंट था ये इफेक्ट में आता है ऑन दी 31 अक्टूबर 2019। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा काम खत्म हुआ। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना फीडबैक जरूर लिखना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।